so you can see this. Okay, so you have this photo was given yesterday, and it is the largest statue. पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट स्टेच्यू है, द स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, जिसके मैंने बता दिया था इससे पहले क्लास में, इसको हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्यों कहते हैं, ये भी मैंने आपको समझाया था ना सबको, आपकी क्लास में बताया था ये, हमने बताया था क्या आपको कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमने उनको नाम क्यों दिया है. It is a statue of Sardar Vallabhbhai Patel. Yes, I said, I've given you the information why you've named it that. Yeah, everybody is saying yes, Ditya, you are saying no, beta. मैंने बताया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को हमने सरदार कहते हैं, we have given a title Statue of Unity because of that reason, because he was the only person to unite all the princely states of India. That is why reason. Okay. Now the next one is, सारी हो गई इस चैप्टर की तो. Now chapter number, only 2-3 minutes are left. So हाँ, किसने नहीं किया बेटा अभी तक चैप्टर? अच्छा, I explain in class 6. Anish says his brother is in class 6. अच्छा आपकी क्लास में नहीं बताया यानी. तो ऐसा था कि जब ब्रिटिश हमारे देश में आ गए थे और जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा था, बॉर्डर लाइन खींची जा रही थी, रेड क्लिफ, दैट इज द नेम ऑफ द बॉर्डर लाइन. तो जब खींची जा रही थी तो जो प्रिंसली स्टेट थे हमारे इंडिया में, अभी तो 29 स्टेट्स हैं, पर इससे पहले इंडिया में प्रिंसली स्टेट्स होते थे, हर एक स्टेट का अपना ही सीएम, पीएम, राजा, नवाब होते थे. तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल हर एक प्रिंसली स्टेट के नवाब या किंग या सीएम के पास जाके, जो भी वहाँ का लीडर था, he used to explain him whether you join India or you go to Pakistan, you have your state and your ruling. तो उस समय उन्होंने सबको कन्विंस किया था to unite with India, to merge your state with India. So all 523 जो princely states थे, उनको उन्होंने रिक्वेस्ट किया तो unite with India. That is the reason we have given the name the Statue of Unity. Okay, beta, got it? So if you want to ask me anything, you can ask. Only 2-3 minutes are left, and each and every child has to complete his work up to chapter number 16. मैं लास्ट कल भेजा था, आई थिंक कल मैंने नोट्स भेजे थे आपको, फोटो सेंड की थी मैंने चैप्टर नंबर 16 की, बुक में और कॉपी में दोनों किया है. बेटा मैंने सेंड कर दिया, खुशहाल कल ही कर दिया था, कल ही मैंने फोटो सेंड किया था, उसके ऊपर हेडिंग भी डाला था कि इस चैप्टर को आपको करना कैसे है. एक तरफ नेम ऑफ द ऑथर और दूसरी तरफ बीच में एक लाइन बनाएंगे, दूसरी तरफ लिखेंगे नेम ऑफ द बुक, और ऊपर चैप्टर का नंबर, नेम और क्वेश्चन डालेंगे मैच देम, क्योंकि एग्जाम में वो चैप्टर मैच देम में आएगा. और कल मैंने फोटो सेंड कर दिया बेटा, आप अपना मोबाइल चेक करना, फिर से कल खुशहाल चेक करना, कल ही भेजा था मैम ने. देखिए सब बच्चे लिख रहे हैं कि मैम ने सेंड कर चुका है, अनिश ने भी लिखा है कि मैंने सेंड किया, तो आप अपना चेक कर लेना बेटा. और फिर भी नहीं हो, then in the next class you tell me, I would send you again. Okay beta? So if you want to ask me, there are 1-2 minutes left, you can ask me anything. Okay, no problem, nobody's having any problem. Okay beta? So complete your work and I take a leave from all of you. Have a nice day everyone. What खुशहाल please? क्या चाहिए खुशहाल? Bye beta.
Yes, good afternoon all of students. How are you? Yes, Anish, Pratik, Ayush, Lipika, Navya. Good afternoon all of you. Okay, are you fine? Okay, let's start our topic. Okay, lesson number 20 है. Okay, lesson में जिन्होंने आज ज्वाइन किया है, पिछली क्लास में नहीं आए थे, वो चेक आउट पेज नंबर 151. ओके, सबसे पहले मैं आपको रिकॉल करता हूँ, आपको थोड़ा रिपीट करवा देता हूँ. अपना जो लेसन है, गांधी जी लीड्स द नेशन. ओके, कुछ स्टूडेंट्स ने लास्ट टाइम भी क्लास ज्वाइन की थी. ओके, तो मैं शॉर्टली उसको रिपीट कर रहा हूँ. ओके, गांधी जी इंडिया कब आए वापस साउथ अफ्रीका से? अनीश, गांधी जी इंडिया में कब आए वापस? वेरी गुड, 1915 में. ओके, उससे पहले वो आए थे, बट वो वापस चले गए थे किसी केस के सिलसिले में साउथ अफ्रीका. फिर वहां से जब वो इंडिया आए, तब उनकी यहाँ पे जो अपने इंडिपेंडेंस की जो फ्रीडम फाइट हो रही थी, जो रिवोल्ट चल रही थी, उनमें उन्होंने फिर पूरी तरह से पार्टिसिपेट किया था. ओके, 1915 में आने के बाद में. ओके, उससे पहले ही आ गए थे. 1906 में उन्होंने अफ्रीका के अंदर आंदोलन चलाया था. ओके, 1906 में. ओके, पहला सत्याग्रह उनका अफ्रीका में था. जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने काफी सोशल एविल्स दिखी, उन्होंने उसका विरोध किया, उसको बॉयकॉट किया. उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो सोशल एविल्स है, मीन्स कास्ट सिस्टम है, अनटचेबल्स है, चाइल्ड मैरिज है, ये सोशल एविल्स थी. तो उन्होंने इनको दूर करने का प्रयास किया. जो अनटचेबल्स थे उनको हरिजन नाम किसने दिया? गांधी जी ने दिया. ओके, यहाँ पे क्वेश्चन भी आता है, गांधी जी गेव द नेम डैश टू द अनटचेबल्स. तो क्या नाम दिया उन्होंने? हरिजन्स. ओके, या फिर हु गेव द नेम हरिजन्स टू द अनटचेबल्स? अनटचेबल्स को हरिजन नाम किसने दिया? आंसर होगा महात्मा गांधी ने. ओके, यस. उसके बाद में जैसा आपको मैंने पहले बताया कि 1919 के अंदर 1919 के अंदर गांधी जी 1919 के अंदर क्या हुआ? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने रोलेट एक्ट बनाया. रोलेट एक्ट मीन्स उसमें ये सिस्टम था कि बिना किसी ट्रायल के, विदाउट एनी ट्रायल, जो ब्रिटिशर्स है वो किसी भी इंडियंस को क्या कर सकते थे? अरेस्ट कर सकते थे, उनको जेल में डाल सकते थे. तो इसीलिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने बहुत सारे जो लीडर्स थे, बहुत सारे जो लोग, कॉमन पीपल थे, उनको जेलों में डाल दिया. ओके, तो उसके अगेंस्ट में, उसके विरोध के अंदर ये अनजस्टिफुल क्या था? लॉ था. इसके अगेंस्ट में जो पूरे इंडिया के अंदर जगह जगह मीटिंग्स हो रही थी, ओके, सम्मेलन हो रहे थे. तो उसी समय अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग है. ओके, अमृतसर में जलियांवाला बाग है, तो वहां पर भी एक मीटिंग हो रही थी 1919 के अंदर. ओके, कब हो रही थी स्टूडेंट्स? 13 अप्रैल 1919 को. ये डेट जरूर याद रखना. 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग है, वहां पर एक मीटिंग हो रही थी, सभा हो रही थी. उसमें थाउजेंड्स इंडियंस जो थे वो शामिल थे, और वो बिल्कुल नॉन वायलेंट ये एक मीटिंग हो रही थी. ओके, विदाउट आर्म्स के, कोई उनके पास हथियार वगैरह नहीं थे. तो उस समय जो जनरल डायर थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक ऑफिसर थे, जनरल डायर, उन्होंने अपने जो सिपाही थे उनको, वो जो बाग था, गार्डन था, ओके, तो उसमें एग्जिट का ओनली वन गेट था. तो वहां पर वो आ गए और 10 मिनट्स तक उन्होंने जो इनोसेंट इंडियंस थे उनके ऊपर फायरिंग किए, और उससे थाउजेंड्स लोग उसमें मारे भी गए या घायल हो गए. ओके, कुछ 400 से ज्यादा, ओके, इतने लोग. तो इतने लोग वहां पर क्या हुए थे? अब क्लियर है स्टूडेंट्स? क्या श्रीवास्तव, क्लियर व्हाइट बोर्ड? ओके, तो उसमें थाउजेंड्स लोग उसमें घायल भी हो गए थे, मारे भी गए थे. ओके, पूरे इंडिया में उसका काफी विरोध हुआ, उसके अगेंस्ट में हुआ. और फिर क्या हुआ कि 1920 के अंदर
1920 के अंदर फिर वो जनरल डायर थे, उनको रिजाइन करना पड़ा, बट ब्रिटिश ने उनको सजा नहीं दी बल्कि उनको माफ कर दिया। अभी कुशाल अभी भी क्लियर नहीं हुआ व्हाइट बोर्ड? इसके बाद में क्या हुआ, नेक्स्ट जो था अपने इसमें अकॉर्डिंग टू अपने बुक द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब होता है असहयोग आंदोलन। अभी बोर्ड पे कुछ नहीं है, व्हाइट बोर्ड पे कुछ नहीं है, रिकॉल जो मैंने किया है वो ही है उसके ऊपर। ओके, कुछ आज मैंने ये लाइट चेंज किया, उसका कुछ रिफ्लेक्शन आ रहा होगा। तो उस समय क्या हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला है, जो इंडियंस थे उन्होंने बायकॉट किया कि जो भी गवर्नमेंट स्कूल की जो कोर्ट थे उनमें सब में उन्होंने काम करना बंद कर दिया। ओके, अब क्लियर हुआ होगा कुछ, तो वहां जाना उन्होंने बंद कर दिया और काम करना बंद कर दिया। ओके, ये जो मूवमेंट था बिल्कुल साइलेंटली होना था, मीन्स नॉन वायलेंट क्यों होना था। ओके, तो ये जो मूवमेंट था नॉन वायलेंटली होना था, बट क्या हुआ, यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर एक जगह है चौरी चौरा। ओके, आपके बुक में भी उसमें टिक कीजिए आप, हिंदी में उसका नाम है चौरी चौरा। क्लियर है, दिखाई दे रहा है आपको? इसे आप नोट आउट भी कीजिए, आप इसको पता नहीं क्या रीड करोगे, तो ये जो नेम है चौरी चौरा, ये जगह है, प्लेस है, कहां पर, यूपी के अंदर। दित्या श्रीवास्तव, क्लियर है, दिखाएं? कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट ऐसे लिखिए चौरी चौरा। ओके, लिखना आता होगा हिंदी में चौरी चौरा। ये एक जगह है कहां पर, यूपी के अंदर। वहां एक पुलिस स्टेशन था, तो इंडियंस ने क्या किया, स्टेशन पर आक्रमण किया और उसको घेर कर उसके अंदर क्या लगा दी, आग लगा दी, बर्नआउट कर दिया उसको, और उससे लगभग 22 जो पुलिसमैन थे वो जिंदा उसमें जल गए। ओके, वो जिंदा उसमें जल गए। तो गांधी जी इससे काफी नाराज हुए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अपना ये जो वो नॉन वायलेंटली होना चाहिए था, उसमें वायलेंट हो गया। तो गांधी जी ने फिर ये मूवमेंट क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, पुट ऑफ कर दिया, यानी कि उस आंदोलन को उन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ओके, ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मैनी यंग लीडर्स, और उसी समय बहुत सारे जो लीडर्स थे, न्यू लीडर्स थे, जो कि अपने इस मूवमेंट में शामिल हो गए थे, फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर शामिल हुए थे। उनमें जो मेन लीडर्स थे वो कौन कौन से आए थे, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस एंड मौलाना अबुल कलाम आजाद। ओके, नेक्स्ट आपके इसमें मैंने बताया था सिविल ओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा। इसके अंदर क्या हुआ था, गांधी जी ने जो नमक कानून बनाया था, गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उन्होंने उसे सॉल्ट लॉ को, जिसे हम नमक कानून कहते हैं, उसे तोड़ा था। और कहां पर जाके, दांडी जाके, दांडी एक जगह है। ओके, तो गांधी जी ने अहमदाबाद से, अहमदाबाद के साबरमती से जो दांडी नामक स्थान है वहां तक जो पैदल यात्रा की थी, जिसे दांडी मार्च हम कहते हैं, दिस इज नॉन एज दांडी मार्च। ओके, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू पार्ट इन दिस मूवमेंट या इन दिस मार्च, और बहुत सारे लोग इसमें शामिल हुए थे, और गांधी जी के साथ में वो भी वहां तक गए थे। तो गांधी जी ने ये 12 मार्च 1930 को स्टार्ट की थी ये मूवमेंट या ये मार्च, और वो पहुंचे थे दांडी में 24 डेज में, यानी कि 6 अप्रैल 1930 के अंदर। ओके, 390 किलोमीटर की उन्होंने अपनी ये मार्च पूरी की थी, यात्रा पूरी की थी 24 डेज में। उसे ही हम दांडी मार्च के नाम से जानते हैं। और वहां जाकर गांधी जी ने नमक बनाया था और जो साल्ट लॉ था उसको तोड़ा था।
नेक्स्ट अपने जो आज का जो टॉपिक हमने रिकॉल किया है, इसके बाद आज का जो टॉपिक है वो है अपने साइमन कमीशन एंड डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का मतलब है सेल्फ गवर्नमेंट। ओके, कि हमें कंप्लीटली क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए कि अपनी गवर्नमेंट बने, अपनी देश की गवर्नमेंट बने, जिसको इंडियंस जो है वो चलाए, इंडियंस के लिए लॉज बने, और पूरा जो राइट है वो इंडियंस के फेवर में होना चाहिए, इंडियंस के लिए ही होना चाहिए। उसे हम बोलते हैं पूर्ण स्वराज्य, यानी कि पूरी तरह से अपना स्वराज्य होना चाहिए, यानी अपना राज्य होना चाहिए। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका कोई भी उसमें इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड पूर्ण स्वराज्य। ओके, यस। अब देखिए साइमन कमीशन क्या था। साइमन कमीशन एक जॉन साइमन एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, उसके अंडर में 7 मेंबर्स जो थे वो इंडिया में आए थे, और इंडिया की जो भी गवर्नमेंट है या जैसी भी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बाद में वो स्टडी करने आए थे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर काम कर रही है वो इंडिया के फेवर में कर रही है या नहीं कर रही। इसकी रिपोर्ट भी उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट को देनी थी, यानी कि इंग्लैंड में देनी थी। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने जो 7 मेंबर्स यहाँ इंडिया में भेजे उनमें एक भी इंडियन नहीं था। ओके, जो भी थे वो सब क्या थे, ब्रिटिशर्स थे, यानी कि अंग्रेज थे। और जो इंडिया में उसका विरोध हुआ और उनके अगेंस्ट में यहाँ पर हड़ताल हुई, नारे लगाए गए, और उसको कहा गया कि साइमन गो बैक, कि साइमन आप वापस जाओ। और ये इसके अगेंस्ट में इंडियंस क्यों हुए, इसलिए हुए बिकॉज उसमें एक भी पर्सन क्या नहीं था, इंडियन नहीं था। तो इंडियंस को लगा कि अगर उसमें एक भी इंडियंस नहीं है तो जो इनकी रिपोर्ट वो देंगे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो रिपोर्ट देंगे वो भी एक्चुअल में जो राइट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो उसमें नहीं होगी, और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के फेवर में ही ये रिपोर्ट देंगे। इसीलिए इसका विरोध हुआ और नारे लगाए गए जगह जगह कि साइमन गो बैक, कि साइमन आप वापस जाओ। ओके, और इसीलिए उसी समय फिर जो द कांग्रेस नाउ डिसाइडेड टू डिमांड पूर्ण स्वराज्य, और इसीलिए फिर जो कांग्रेस थी उन्होंने डिमांड की कि अपने इंडिया में पूर्ण स्वराज्य होना चाहिए, कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से इंडियंस द्वारा ही बनी हुई होनी चाहिए। क्लियर है? अब देखते हैं इसमें बुक में क्या डिटेल है आपके। पेज नंबर आपके है 151, टेक आउट पेज नंबर 151। द साइमन कमीशन एंड डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज्य। और ये जो साइमन कमीशन था वो कब आया था इंडिया में, 1928 को। कब आया था स्टूडेंट्स, 1928 में। द ब्रिटिश वांटेड टू मेक सम चेंजेस, जो ब्रिटिशर्स हैं या ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कुछ चेंजेस करना चाहती थी इन द वे इंडिया वाज गवर्न, कि इंडिया में जैसा वो शासन कर रही थी उसमें वो कुछ बदलाव चाहती थी। इन 1928 एक कमिटी अंडर सर साइमन, सर जॉन साइमन पूरा नेम है, इसमें सर साइमन लिखा हुआ है, तो वो उसके हेड थे। इसके अध्यक्षता में एक कमिटी बनाई, साइमन कमिटी, और उसको उन्होंने क्या किया, इंडिया में भेजा। बिगेन वर्किंग ऑन दिस। देयर वाज नो इंडियन, बट उसके अंदर एक भी इंडियन नहीं था। उदय सेन, कुशाल, या आप क्या चैट कर रहे हैं ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। अभी आप चैटिंग में फोकस मत करो, जो मैं कह रहा हूं आप उसे ही सुनिए। ओके, तो 1928 के अंदर सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में, ये इसके हेड थे, वो एक कमिटी थी, वो भारत में आई। देयर वाज नो इंडियंस, बट उसमें एक भी इंडियन नहीं था। दिस एंगर्ड द इंडियंस, दे डिसाइडेड टू बायकॉट द कमीशन। इसीलिए जो इंडियंस थे उन्होंने उस कमीशन का क्या किया, बायकॉट किया। बायकॉट मीन्स होता है उसका बहिष्कार किया, उसका विरोध किया। दे स्टेग्ड डेमोन्स्ट्रेशन एंड शाउटेड द स्लोगन साइमन गो बैक। ओके, उन्होंने उसके विरुद्ध वो इकट्ठे हो गए और उसका विरोध किया, और साइमन गो बैक, यानी कि साइमन आप वापस जाओ, ये नारे उसने लगाए। द कांग्रेस नाउ डिसाइडेड टू डिमांड पूर्ण स्वराज्य, और जो कांग्रेस थी उन्होंने डिसाइड किया किसका, कि हम पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करके रहेंगे। पूर्ण स्वराज्य मीन्स होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ओके, कि पूरी तरीके से स्वतंत्र, कि उसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको कुछ भी इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। ये अब उन्होंने न्यू डिमांड रखी, और इस तरह से उनका न्यू मूवमेंट शुरू हो गया। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? एनी क्वेश्चन? अभी तक जो हमने स्टडी की, डिस्कस किया, कुछ इसमें पूछना है आपको?
Any doubt? If you have any problem, ask me question. ओके, डिमॉन्स्ट्रेशन मीन्स वो इकट्ठे हो गए अपने देश में, आगे बात समझे, एक जगह इकट्ठे हो जाना। ओके, वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड द क्वाइट इंडिया मूवमेंट। वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो आपने पहले वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हमने डिस्कस किया था 1914 to 1918 चला था। ओके, नेक्स्ट जो अपना चला था वर्ल्ड वॉर सेकेंड, वो कब चला था या आप बताएंगे अनीश? आपको पहले डिस्कस भी किया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ अनीश? वेरी गुड, 1939 में। ओके, 1939 में क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ और 44 तक चला था। 44 के लास्ट तक तो इसे 45 के भी लिए भी कहते, ओके, बिकॉज इसमें कुछ प्रोसेस था जो 44 एंड 45 तक ये चला था। एक्चुअल में 1944 तक ये माना जाता। यस, द ब्रिटिश अरेस्टेड टेंस ऑफ थाउजेंड, और ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने क्या हजारों लोगों को, लगभग 10,000 से इंडियंस को क्या किया, अरेस्ट कर लिया, बट कुड नॉट क्रश द मूवमेंट। लेकिन ये जो क्वाइट इंडिया मूवमेंट था, इससे पहले ये जो उन्होंने पूर्ण स्वराज्य का मूवमेंट चलाया था, इसे क्रश नहीं कर पाए, यानी कि इसको खत्म नहीं कर पाए, इसे दबा। फाइनली दे वर फोर्स्ड टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स। तो आखिर में उन्होंने ये उनके ऊपर फोर्स डाला गया कि कुछ वो इनमें क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे। इसलिए जो इंडियन के ऊपर जो गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जैसी यहाँ पर लॉज बना रखे हैं, तो उसमें कुछ इंडिया के फेवर में कुछ लॉज बनाए जाएंगे, रूल्स बनाए जाएंगे। इसीलिए 1935 में एक अधिनियम पारित हुआ। ओके, एक कानून बना, अधिनियम उसे हम बोलेंगे एक्चुअल में 1935 के अंदर। ओके, उसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। जो 1935 का जो एक्ट है उसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसे माल्य मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं, बट वो आपकी बुक में नहीं है। ओके, इलेक्शन वर हेल्ड थ्रू आउट द कंट्री, कि इसमें क्या था, इलेक्शन होगा, पूरे इंडिया के अंदर होगा। द कांग्रेस वॉन, इसमें इलेक्शन हुआ, द कांग्रेस वॉन इन मोस्ट प्रोविंसेस, और इसमें जो कांग्रेस की अधिकतर प्रोविंसेस में होता है क्षेत्रीय, है ना, जो गवर्नमेंट क्षेत्र, जैसा भी अपने डिस्ट्रिक्ट रहते हैं, ओके, उसी तरह उसमें प्रोविंसेस थी। तो वहां पर अधिकतर जगह कांग्रेस जीती एंड फॉर्म्ड गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट बनाई। बट पावर स्टिल रिमेन्ड इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश, लेकिन फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो मेन पावर्स थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में ही थी। जिस तरह से आपने अपनी 3 लिस्ट होती है, ओके, पावर्स की, सेंट्रल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। ओके, तो सेंट्रल लिस्ट रहती है, उसमें सेंट्रल को पूरी पावर रहती है, तो उसी तरह कुछ वहां पर भी था। तो जो गवर्नमेंट थी वो तो इंडियंस की थी, बट उससे रिलेटेड जो भी राइट्स थे वो सब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास में थे। ओके, जो पावर थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने पास में रखी। और उसी समय 1939 में क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था, ओके, 39 में जब वो चल गया था, द ब्रिटिश डिक्लेयर्ड वॉर ऑन इंडियाज बिहाफ। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट भी उसमें शामिल हो गई, किसके दम पर, इंडिया के दम पर, क्योंकि वो सोच रही थी कि अपने जो इंडिया है, यहाँ से अपने जो सोल्जर्स, जो इंडियंस है, उनको उस वॉर में भेज देंगे, जैसे उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किया था कि थाउजेंड्स इंडियंस को उसमें युद्ध में भेज दिया था। तो इसीलिए उन्होंने अब भी सोचा कि इंडियंस को उस युद्ध में हम भेज देंगे। ओके, द ब्रिटिश डिक्लेयर्ड वॉर ऑन इंडियाज बिहाफ विदाउट टॉकिंग टू द इंडियन लीडर्स। इसके लिए उन्होंने इंडियन लीडर से कुछ भी बात नहीं की। इन प्रोटेस्ट द कांग्रेस मिनिस्टर इन द प्रोविंसेस रिजाइन, और इसीलिए जो कांग्रेस के बहुत सारे जो लीडर्स थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। द कांग्रेस डिक्लेयर्ड दैट इंडिया वुड नॉट जॉइन द वॉर, और कांग्रेस ने डिक्लेयर किया कि जो इंडिया है वो इस युद्ध में अब शामिल नहीं होगी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल हो गई थी, बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडियंस जो है वो उस वॉर में ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ने नहीं जाएंगे। ओके,
जब तक कि ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर नहीं कर दे कि हम इस वॉर के आफ्टर पूरे इंडिया को पूरी तरह से कंप्लीटली फ्री कर देंगे, आजाद कर देंगे, इंडिपेंडेंस कर देंगे, जब तक कि वो प्रॉमिस नहीं करेंगे हम इंडियंस को वहां पर नहीं जाने देंगे। दे हैड टॉक्स विद द ब्रिटिश बट द टॉक्स फेल्ड। जो लीडर्स थे उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से बातचीत की, लेकिन ये बातचीत सफल नहीं हो पाई। कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी, तो उसी समय जब जो ब्रिटिशर्स थे वो एग्री नहीं हुए कि इंडिया को फ्री कर देंगे, तो गांधी जी ने एक न्यू मूवमेंट उसमें स्टार्ट किया जिसे हम क्वाइट इंडिया मूवमेंट के नाम से जानते हैं। और ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1942 में। ओके, तो क्वाइट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 1942 में। 1942 क्वाइट इंडिया मूवमेंट। 39 में तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, और जो क्वाइट इंडिया मूवमेंट है 1942 में स्टार्ट हुआ था। ओके, क्वाइट इंडिया मूवमेंट को हिंदी में बोलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। आपने हिंदी में नाम सुना होगा, भारत छोड़ो आंदोलन। तो वो 1942 में गांधी जी ने स्टार्ट किया था। ओके अनीश, क्वाइट इंडिया in August 1942 गांधी जी एंड अदर लीडर्स वर अरेस्टेड। और इसलिए गांधी जी और भी कई लीडर्स थे उनको अरेस्ट किया गया। दिस वर वायलेंट प्रोटेस्ट ऑल ओवर द कंट्री, और उससे पूरे देश में ही वायलेंट प्रोटेस्ट क्या हो गया, यानी कि हिंसा शुरू हो गई। सुभाष चंद्र बोस एंड द इंडियन नेशनल आर्मी, इसके नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है सुभाष चंद्र बोस। आपने नाम सुना होगा। ओके, सुभाष चंद्र बोस हम और किस नाम से इनका निकनेम जिससे हम इनको पहचानते हैं, जैसे गांधी जी को हम क्या बोलते हैं, बापू बोलते हैं, फादर ऑफ नेशन बोलते हैं, वैसे सुभाष चंद्र बोस को हम किस नाम से जानते हैं? दीपिका, सुभाष चंद्र बोस को और हम किस नाम से जानते हैं? दीपिका, गिव मी आंसर। सुभाष चंद्र बोस वाज लविंगली कॉल्ड नेताजी। वेरी गुड। हम नेताजी के नाम से, जैसे हम नेहरू जी को चाचा नेहरू कहते हैं, ओके, उसी गांधी जी को जिस तरह हम बापू कहते हैं, उसी तरह हम जो सुभाष चंद्र बोस है उसे हम नेताजी के नाम से जानते हैं। ओके, यस। तो इन्होंने कौन सी एक फौज बनाई थी? आजाद हिंद, उसकी लीडरशिप इन्होंने की थी। ओके, देखिए, सुभाष चंद्र बोस हैड बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ट्वाइस। जो सुभाष चंद्र बोस है वो अपनी नेशनल कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, होगा। ओके, प्रेसिडेंट चुने गए थे। ही वाज लविंगली कॉल्ड नेताजी, और उनको हम प्रेम से नेताजी के नाम से बुलाते हैं। He was convinced that the British would never leave India peacefully। तो उन्होंने कहा कि जो इंडिया है वो उसको जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो पीसफुली, प्रेम से आजाद नहीं करेगी, फ्री नहीं करेगी। जिस तरह से जो मॉडरेट लीडर्स थे वो अप्रोच करते थे पीसफुली, तो जो सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि हम अगर प्रेम से अपील करेंगे तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इंडिया को फ्री नहीं करेगी। ओके, he went to Japan, from where he organized an army of 40,000 Indians। और इसीलिए वो कहाँ गए, तो उन्होंने कहा कि प्रेम से नहीं मानेंगे तो हमें इसके साथ में युद्ध करना पड़ेगा, वॉर करना पड़ेगा, और ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाना पड़ेगा। इसीलिए वो जापान गए, और जापान जाकर इन्होंने 40,000 जो इंडियंस थे उनको मिलाया। ओके, उनको मिलाकर एक फौज, एक आर्मी अपनी बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा आजाद हिंद फौज, और इसे ही इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से भी हम जानते हैं। ओके, उसका उन्होंने गठन किया
और उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में क्या किया, वॉर अपना स्टार्ट कर दिया, स्ट्रगल शुरू कर दिए। द इंडियन नेशनल आर्मी फोर्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑन द नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर, नॉर्थ ईस्ट का जो बॉर्डर था वहां पर उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, लेकिन दे पुश्ड बैक टू ब्रिटिश, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उनको हरा दिया, वो वापस चले गए। और बट फाइनली द ब्रिटिश डिफीटेड द इंडियन नेशनल आर्मी, बट उन 40,000 थे, उतने उनके पास में जो हथियार वगैरह थे, आर्म्स की, वो इतनी न्यू टेक्नोलॉजी की नहीं थी जितनी ब्रिटिशर्स के पास में थी, इसलिए इनकी जो फोर्स थी वो हार गई। ओके, और वो वापस चले गए। ओके, बाद में इसमें जो सुभाष चंद्र बोस थे उनकी डेथ हो गई थी एरोप्लेन क्रैश के अंदर। ओके, नेक्स्ट है इंडिया बिकम फ्री, बट अपना टाइम अपना ओवर हो रहा है, तो मैं अभी इसको नेक्स्ट क्लास में ही क्लियर करूंगा। और आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, एनी क्वेश्चन यू वांट आस्क मी, यू कैन आस्क। ओके, ओनली विद इन 2 मिनट्स, 2 मिनट्स में आपको दे रहा हूँ। आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है इसमें से, अभी आप पूछिए। एनी प्रॉब्लम अनीश? इनिशियली यानी उसी समय, ये तो हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज करते हैं। आप प्रॉपरली उसका मीनिंग देखोगे डिफरेंट हो जाता है लिपि का, यानी कि इनिशियली का मतलब है उसी समय। ये इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, जैसे इनिशियली मीन्स होता है सांकेतिक रूप में, बट यहाँ पर होगा उसी समय। यस, आर्यन यादव, लिपिका, आयुष, एनी प्रॉब्लम? नो? ओके, बाय, हैव ए नाइस डे। Good afternoon. Good afternoon, Midday. Good afternoon. Good afternoon, Midday.
गुड आफ्टरनून बेटे, गुड आफ्टरनून। चलिए चैप्टर 5 करवाना था। चैप्टर 5 के आपको आज यस ओपन कीजिए पेज नंबर 62। गुड आफ्टरनून बेटे, गुड आफ्टरनून। यस ओपन कीजिए चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 62। ओपन कर लिया बेटे सबने? ठीक है, ओपन कर लिया ना? एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पे थे हम। सेकंड वाला है रूपाली हैज क्रिएटेड अ प्रेजेंटेशन विद 16 स्लाइड। द टीचर आस्क्ड हर टू डिस्प्ले ऑल स्लाइड ऑन अ सिंगल स्क्रीन। हेल्प रूपाली इन सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट व्यू। मतलब कि रूपाली ने 16 स्लाइड का प्रेजेंटेशन बनाया था। उसकी टीचर ने कहा कि एक एक करके आप मुझे स्लाइड दिखाओगी, तो वो कौन सा दबाएगी, कौन सा व्यू सेलेक्ट करेगी? स्लाइड शॉर्टर व्यू। तो हमने कर लिया था। ठीक है दित्य, आपका आंसर। ठीक है बेटे, अब एमसीक्यू करवा दूं। एप्लीकेशन बेस सबने कर लिए थे? ठीक है बेटा, अब आपको मल्टीपल चॉइस करवा देते हैं। फर्स्ट वन इज विच फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले द स्लाइड शो। ये आपको पता है, हमने किया था 4th क्लास में, याद होगा सबको। चलिए बताइए, विच फंक्शन की इज यूज टू डिस्प्ले द स्लाइड शो? यस वेरी गुड लिपिका। यस वेरी गुड अनीश, कुशाल। ठीक है, सबका आंसर ठीक है। यस वेरी गुड नेहा, वेरी गुड बेटा, सबका ही आंसर ठीक है। F5 क्या आएगा इसमें आंसर? F5। ठीक है बेटे सबका। सेकेंड इज इन विच व्यू डू यू गेट द आउटलाइन पेन। इन विच व्यू डू यू गेट द आउटलाइन पेन? नॉर्मल व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू या आउटलाइन व्यू? यस वेरी गुड लिपिका, आर्यन, कुशाल, आयुष, सबका ही ठीक है बेटे। ठीक है नेहा, ठीक है बेटे। ठीक, ठीक है आर्यन, कुशाल, लिपिका, आयुष, नव्या, अनीश, नेहा। सी आउटलाइन व्यू। ठीक है बेटे। थर्ड इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स अ नेटवर्क सर्विस टू स्टार्ट द स्लाइड शो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स अ नेटवर्क सर्विस टू स्टार्ट द स्लाइड शो? प्रेजेंट ऑनलाइन, कस्टम स्लाइड शो या फ्रॉम बिगिनिंग? मैम एक बार फिर से एमसीक्यू रिपीट कर दीजिए। ओके बेटा, एक बार अभी स्टॉप हो जाइए। थर्ड वाला मैं दोबारा से समझा दूंगी, ठीक है ना? उसकी मुझे हिंदी भी समझानी है, तो पता नहीं आप लोगों को समझ में आया नहीं आया। फर्स्ट इज विच फंक्शन की इज यूज टू डिस्प्ले द स्लाइड शो। विच फंक्शन की इज यूज टू डिस्प्ले द स्लाइड शो? फर्स्ट का बी वाला F5। F5 से करते हैं ना स्लाइड शो, याद है तित्या? इन विच व्यू डू यू गेट द आउटलाइन पेन? कौन से व्यू में आपको आउटलाइन पेन मिलेगा? आउटलाइन व्यू में। लगा लिए दित्या बेटे फर्स्ट एंड सेकेंड?
ओके, थर्ड इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स अ नेटवर्क सर्विस टू स्टार्ट द स्लाइड शो। कौन से आपको स्लाइड शो में नेटवर्क सर्विस मतलब नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी, प्रेजेंट आउट ऑनलाइन में या कस्टम स्लाइड शो में या फ्रॉम बिगिनिंग में? यस, वेरी गुड, सबका ही सही है। लिपिका, आयुष, नेहा, अनीश, वेरी गुड बेटे, वेरी गुड। आर्यन आपका रॉन्ग है। वेरी गुड, सबको अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया, इसका मतलब बहुत अच्छी बात है। थर्ड, next is fourth, which features find the information related to the selected item on the web without forcing the user to open an internet browser। बताइए कौन से फीचर्स में आप सेलेक्ट इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करके इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वेब से सेलेक्ट कर सकते हैं। यस, और विदाउट फोर्स से भी कर सकते हैं। यस, स्मार्ट लुकअप, वेरी गुड। वेरी गुड बेटे, सबका ही सही है। दिखाई दे रहा है ना आपको ब्लैक बोर्ड? ठीक है, नव्या, नेहा, लिपिका, अनीश एंड आर्यन, तुषार, आयुष, सबका ही ठीक है। दित्या, इसमें ये है कि आप वेब से ही सेलेक्टेड आइटम को इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं बिना इंटरनेट ब्राउजर ओपन किए। ठीक है।